दोस्तों, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 11th का 11वीं का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस माने O2 एंड CO2 का एक्सचेंज। दोस्तों, ये हमारे पूरे जीवन की सबसे आवश्यक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से ही शरीर की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर सांस रुक जाती है तो सब कुछ रुक जाता है। माने सांस जो है वो चलते रहना जीवन चलते रहने की निशानी है। अगर सांस बंद तो जीवन बंद। इसीलिए हमें इस टॉपिक को एक मार्क्स के लिए तो देखना ही है, लेकिन साथ ही में हमें ये भी देखना है कि हमारे शरीर में इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, हमें जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो तो फूड से मिलती है। इट इज C6H12O6 ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। दोस्तों, इस फूड के अंदर एनर्जी, सोलर एनर्जी प्रेजेंट है। ये सोलर एनर्जी तभी बाहर निकलेगी जब इसके साथ O2 रिएक्ट करेगा, और जब ये सोलर एनर्जी निकलती है बाहर तो CO2 और पानी जैसा बाय प्रोडक्ट बनता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, टॉक्सिक मटेरियल है, और साथ में निकलती है दोस्तों एनर्जी। एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कामों के लिए। जो टोटल एनर्जी निकलती है दोस्तों वो है 686 किलो कैलोरीज। इतनी एनर्जी निकलती है। अब इसमें से 40% ऑफ द एनर्जी माने 277.4 किलो कैलोरीज ऑफ द एनर्जी हम 38 ATP में डालते हैं, और बचे वाली 409 किलो कैलोरी एनर्जी हम बाहर फेंकते हैं। क्योंकि जितनी एनर्जी एक ग्लूकोज से निकलती दोस्तों वो सारी एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये टोटल एनर्जी निकलती है, लेकिन इतनी एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ही नहीं, दुनिया का कोई भी जीव और उसकी कोई सेल निकले वाली सारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी का 40% हिस्सा माने 277 किलो कैलोरीज इज यूज्ड, एंड बचे वाली 409 किलो कैलोरीज इट इज गिवन आउट एज ए हीट। वो उष्णता बोल करके, गर्मी बोल करके, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो ये 409 किलो कैलोरी जो हम बाहर फेंकते हैं, एक ग्लूकोज की इतनी एनर्जी हम बाहर फेंकते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस अगर आप देखेंगे इस प्रोसेस के अंदर जो है वो एक आपको दिखता है कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड देयर इज रिलीज ऑफ CO2। क्या बाहर फेंक रहे? CO2। और क्या ले रहे? ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन ये रिएक्शन चल नहीं सकती, नहीं चल सकती। और इसी रिएक्शन के लिए और इस रिएक्शन से पैदा होने वाले CO2 के लिए हम ब्रीथ करते हैं, माने वी मेक द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसको भी नॉर्मली हम रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। असल में दिस रिएक्शन इज आल्सो रेस्पिरेशन रिएक्शन। और इस रेस्पिरेशन रिएक्शन के लिए वी टेक O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, ओके, एंड वी गिव आउट CO2 आउट ऑफ योर लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, आउट ऑफ लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। तो O2 अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द ब्रीदिंग प्रोसेस, या फिर इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ऑल्सो वी कॉल इट एज अ रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन असल में इस रेस्पिरेशन के लिए है। हम ब्रीदिंग से क्या ले रहे? ऑक्सीजन ले रहे, ये ऑक्सीजन, और क्या छोड़ रहे? हम CO2 छोड़ रहे, ये CO2। ये ऑक्सीजन काय को ले रहे? व्हाट्स फॉर वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन? वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन दिस ऑर्गेनिक फूड। जब तक आप ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक नहीं करते तब तक एनर्जी बाहर नहीं निकलती दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ऑर्गेनिक फूड जो होता है ना वो एनर्जी का बंद पैकेट है। इस बंद पैकेट का ये रैपर है जो मैटर है CO2 प्लस पानी, और इसके अंदर जो है वो एनर्जी है। अब इसको आप O2 के साथ जब रिएक्ट करते, ऑक्सीजन जो है वो इस डिब्बे को खोलने वाला चाबी है।
इस ताले को ओपन करने वाली चाबी इज द ऑक्सीजन। जब आप इसके साथ रिएक्ट करते तो ये रहा मैटर अलग हो गया और ये एनर्जी अलग हो गई। यही रेस्पिरेशन है दोस्तों, यही रेस्पिरेशन है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी मुक्त होती है, ब्रेकडाउन होता है। रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन का नाम है, लेकिन यहां रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना है। सांस लेते ऑक्सीजन के लिए, सांस छोड़ते CO2 के लिए, ऑक्सीजन का के लिए जो ऑक्सीजन लेते हम वो सीधा सेल में जाता है दोस्तों। सेल में जाकर के वहां वो करता ये रिएक्शन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये कैटाबोलिज्म है, ये डिस्ट्रक्शन है। इससे वेट कम होता है, इस रिएक्शन से इससे टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों। यही रिएक्शन जो आपको गर्म करती है, यही रिएक्शन है जो आपके शरीर का तापमान देती है। ये रिएक्शन जब बंद होती सभी सेल्स की, जब ये रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन है दोस्तों, ये इसमें ऑक्सीजन इज डायरेक्टली यूज्ड और इसीलिए दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ये रिएक्शन बंद होती उसी का नाम डेथ है। एक आधा व्यक्ति मर गया, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि उसके हर सेल के अंदर की ये रिएक्शन बंद पड़ी। जब एक आधे व्यक्ति के सेल, हर सेल, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ट्रिलियन सेल्स है और हर सेल में रिएक्शन होना पड़ता, नहीं हो रही सेल मर गई। जिस सेल के अंदर ये रिएक्शन चालू नहीं है वो सेल मर गई। और इस रिएक्शन को चालू रखने के लिए आपको ऑक्सीजन लगता है। ये ऑक्सीजन आपको ब्रीदिंग से आता है। ब्रीदिंग से लिए वाला ऑक्सीजन लंग्स में जाता और लंग्स उसको ब्लड में देता और ब्लड उसको टिश्यू तक, सेल तक लेके जाता और सेल के अंदर जाने के बाद ये ऑक्सीजन इस रिएक्शन को अंजाम देता। जब ये रिएक्शन होती तो एनर्जी निकलती, तो आपको काम करने के लिए ताकत मिलती और इसीलिए जितना ज्यादा काम करते उतनी सांस आप जोर से लेते। यू इमेजिन नॉर्मल बैठे वाली कंडीशन में जो आप सांस ले रहे, वही सांस अगर हमारे पीछे कोई डॉग लगता है, डॉगी लगता है, स्ट्रीट डॉग लगता है, एक आधा कुत्ता पीछे लगता है तो भागना पड़ता है। उस समय आप अगर गौर करेंगे तो सांस उसी स्पीड से लेते क्या जो स्पीड आप सांस लेने की थी बैठे वाली स्थिति में, वो स्पीड आपकी रहती क्या अगर कुत्ता पीछे लगा तो? नहीं, उस समय बहुत जोर से हाँफते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द, यू सी, ओवर रेस्पिरेशन, ओवर ब्रीदिंग, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वही बात है, इट इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बढ़ेगी जब ये रिएक्शन बढ़ेगी। ये रिएक्शन तब बढ़ेगी जब आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। जब आप एनर्जी ज्यादा मांगते हैं तो ये रिएक्शन पटापट करो। ये रिएक्शन पटापट करने के लिए आपको ये ब्रीदिंग फास्ट करनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप भाग रहे लेकिन सांस बड़ी नॉर्मली आराम से ले रहे। ऐसे जैसे मैं नॉर्मल सांस ले रहा वैसे ही सांस ले रहे आप नॉर्मली, ऐसा हो नहीं सकता। आप जब भाग रहे तो आपको सांस फास्ट लेना ही पड़ता। काय को? क्यों? है क्योंकि आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ गई। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग के बाद ये रिएक्शन है, याद रखना। ये ब्रीदिंग क्या देती है आपको? ऑक्सीजन देती है। सांस लेना और छोड़ना, टेकिंग द एयर इनसाइड द लंग्स एंड गिविंग द एयर आउटसाइड द लंग्स इज द ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इन ब्रीदिंग, आउट ब्रीदिंग, श्वास, उच्छ्वास, सांस लेना और सांस छोड़ना इज इक्वल टू ब्रीदिंग। और इसका मेन उद्देश्य ये रिएक्शन है। ये ब्रीदिंग क्यों लेते हम? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, CO2 बाहर निकालना है, इसलिए वी ब्रीथ, इसलिए हम ब्रीथ करते हैं। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि अलग अलग एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है। हाउ दिस ब्रीदिंग प्रोसेस हैपेंस इन द डिफरेंट एनिमल्स। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और अभी जो रिएक्शन मैंने लिखी है वो भी एक रेस्पिरेशन की ही रिएक्शन है। दैट इज ऑल्सो द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमको ये देखना है दोस्तों ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे होता है अलग अलग एनिमल्स में। हमारे में तो भैया ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स से होता है। हमारे पास लंग्स तक हम सांस लेके जाते और एयर, हवा लेके जाते, उसमें से छाननी करके ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाता है और ब्लड टिश्यू के दरवाजे तक ऑक्सीजन लेके जाता है। हमारे पास सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन होम डिलीवरी है। टिश्यू सेल के डोर तक हमारी जो है ना वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जाती है और वहां उसको ऑक्सीजन देती है।
और लगे निकलने से पहले, रक्त टिश्यू से निकलने से पहले, मान लो ये वाला टिश्यू है, इफ दिस इज अ टिश्यू, तो एक कैपिलरी जो है ब्लड कैपिलरी इसको ऑक्सीजन दे रही है। दिस इज द ब्लड कैपिलरी। सपोज ब्लड कैपिलरी ही होती है एट द टिश्यू लेवल, तो भैया होम डिलीवरी ये ऑक्सीजन दे रही है, और ये ब्लड यहाँ से जाने से पहले इसको CO2 मांगता है, अंदर CO2 पैदा होता, जो मैंने रिएक्शन लिखी थी उस रिएक्शन के नतीजे से CO2 पैदा होता है, और ये CO2 यहाँ आता है, CO2 लेकर के वो इम्प्योर अशुद्ध रक्त जो है वो टिश्यू को छोड़ देता है, वहां से चला जाता है। इस काम के लिए ब्रीदिंग कंपलसरी हम करते हैं, और हमारे पास सांस की जो नली है वो लंग्स तक जाती है, और उसके बाद लंग्स ऑक्सीजन ब्लड को देता है, ब्लड टिश्यू के दरवाजे तक जाता, हमारा लंग्स वहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सप्लाई के लिए जिम्मेवार है, और ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए कौन जिम्मेवार है? आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसलिए सर्कुलेशन बंद इज इक्वल टू डेथ। सांस बंद तो सर्कुलेशन बंद तो भैया ऑक्सीजन सप्लाई बंद, एंड बिना ऑक्सीजन सप्लाई के हमारा एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा, एंड विदाउट एनर्जी तुम जी नहीं सकते। हर सेकंड आपको एनर्जी चाहिए, जो आपको देगा रेस्पिरेशन प्रोसेस, फूड का ब्रेकडाउन प्रोसेस। फूड टूटेगा तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। फूड टूटेगा कहाँ? सेल के अंदर, क्योंकि फूड जो है वो एनर्जी का बंद पैकेट है। तो दोस्तों हमारे टिश्यू लेवल में ये एक्सचेंज चलता है, O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर जाता है, ब्लड के साथ में एक्सचेंज होता है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इन डिफरेंट एनिमल्स द सिस्टम्स फॉर ब्रीदिंग एक्सचेंज इज लिटिल बिट डिफरेंट। हम पहले नंबर पे देखेंगे व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ इज द ब्रीदिंग प्रोसेस इन द केस ऑफ, खास तौर पे पहले हम देखेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स, माने इनवर्टिब्रेट्स में भी अपृष्ठवंशीय जो है, जिसको पीठ की हड्डी नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसमें भी बहुत पुराने वाले ऐसे जीव जो बहुत शुरू के जीव है, पानी के अंदर ही रहते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स like in the case of lower invertebrates like sponges, coelenterate and flatworms। दोस्तों इन एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है? हाउ इज द ब्रीदिंग प्रोसेस इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, coelenterate एंड फ्लैटवर्म्स। दोस्तों इन एनिमल्स में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से चलती है। उसको ब्रीदिंग बोलने की बजाय वी कैन कॉल इट एज अ डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ gases through body wall directly, through body surface, through body surface या body wall, by the process called diffusion। आप नहीं समझे, मैं बताता आपको हाउ इज द प्रोसेस। इफ कोई भी ले लो आप, coelenterate है, फ्लैटवर्म है, या फिर आप स्पॉन्जेस ले लो, है कि नहीं। इन एनिमल्स में जो बॉडी सरफेस है दोस्तों, सपोज दिस इज द एनिमल, ये वाला एनिमल है, तो इसका जो ये सरफेस है, बॉडी सरफेस, इसके साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दोस्तों। गैसियस एक्सचेंज इसके साथ में जो होता है वो बॉडी वॉल, बॉडी सरफेस के साथ होता है दोस्तों, कि देयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट ऑक्सीजन पानी से डिफ्यूज होकर के अंदर आएगा, और अंदर CO2 जो पैदा हुआ है बाय द रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने रिएक्शन लिखी थी, वो बाहर चला जाएगा। क्यों जाएगा? कि CO2 अंदर ज़्यादा है बॉडी में, बाहर पानी में कम है। ये सारे एनिमल्स एक्वेटिक है, ऑल दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। ये सभी प्राणी पानी के अंदर के हैं, और पानी के साथ वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, जैसे कि O2 पानी से इस बॉडी वॉल को क्रॉस करके अंदर आएगा, और CO2 जो अंदर पैदा हुआ बॉडी के अंदर वो बाहर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा। दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज द डिफ्यूजन का मतलब क्लियर करो, 11वीं 12वीं में डिफ्यूजन बहुत काम आएगा। डिफ्यूजन अभी बोल रहा, परमानेंट याद रखो कि कोई भी मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल, लिक्विड, गैस और सॉलिड फॉर्म में कोई भी मटेरियल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म का कोई भी मटेरियल हो, उसके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप बहना, ये पैसिव प्रोसेस है, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। यहाँ ऑक्सीजन पानी से आ रहा अंदर और यहाँ CO2 अंदर से जा रहा पानी में, ये डिफ्यूजन है, क्योंकि अंदर CO2 ज्यादा है, पानी में CO2 कम है, और पानी में O2 ज्यादा है, अंदर बॉडी के अंदर O2 कम है, तो बाहर से O2 अंदर आना और अंदर का CO2 बाहर जाना इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन। तो याद रखना, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, स्पंज के जैसे ये प्राणी होते हैं, स्पंज अपना फर्श पोंछते हैं ना उसका, वैसे ये सचिद्र प्राणी होते हैं। सिलेंटेरेट्स, हाइड्रा वगैरह इसके उदाहरण है, ऑरेलिया, हाइड्रा, जेलीफिश, सिलेंटेरेट्स से, और फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स। तो ये एनिमल्स में डायरेक्ट बॉडी ही खुद एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, बॉडी वाल, बॉडी वाल, बॉडी वाल, बॉडी वाल। लंग्स वगैरह कुछ नहीं इनके पास, गिल्स भी नहीं, लंग्स भी नहीं, गिल्स भी नहीं। अब आते हैं हम थोड़े से इनसे बेहतर, थोड़े से बेटर, थोड़े से प्रगत इनवर्टिब्रेट की तरफ। इट इज यू कैन कॉल अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स एंड एनालिड्स। अर्थवर्म में क्या मामला है दोस्तों? अर्थवर्म के पास भी कोई गिल्स नहीं है, कोई लंग्स नहीं है, इसके पास बॉडी सरफेस के ऊपर एक क्यूटिकल नाम का लेयर होता है। मान लो दिस इज द अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है, और सपोज बोल रहा हूं, इसके ऊपर क्यूटिकल नाम का एक लेयर होता है, और ये लेयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। इसके साथ में ये हमेशा गीला रहता है। फिर अर्थवर्म अगर पानी के बाहर, पानी में रहने वाला प्राणी नहीं है ये, इट डजंट नीड अ प्योरली वाटर, मॉइस्ट कंडीशन इट नीड्स। अर्थवर्म को जीने के लिए मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, कीचड़ चाहिए। कीचड़ बोले तो पानी नहीं होता है, कीचड़ में पानी होता है, लेकिन कीचड़ इज इक्वल टू ओनली वाटर ऐसा नहीं है, वो मॉइस्ट होता है। और ऐसे एरिया में इसका जो क्यूटिकल है वो बाहर से पानी खींच लेता है, मॉइस्ट बनता है, और इस मॉइस्चर के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाता, और जो CO2 है वो बाहर चला जाता बॉडी से। मॉइस्चर, ये जो क्यूटिकल है, दिस इज क्यूटिकल। व्हाट इज क्यूटिकल दोस्तों? क्यूटिकल एक नॉन सेलुलर लेयर होता है, सेल से नहीं बना होता है ये, और ये हमेशा बाहरी सरफेस पर होता है क्यूटिकल। ये पानी एब्जॉर्ब करता है, चिपचिपा बनता है, एकदम चिकट बनता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, पानी है ना, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स होते रहता है, और ये ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज होता। किसके अंदर डिफ्यूज होता? बॉडी वाल। सिर्फ इनमें और इसमें फर्क ये है कि इसके अंदर क्यूटिकल नहीं है और इसके पास क्यूटिकल है। सो विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल अर्थवर्म जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, O2 बाहर से अंदर एंड CO2 अंदर से बाहर, क्यूटिकल के थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू। क्यूटिकल, व्हाट इज क्यूटिकल? नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म्स, दिस कॉल्ड एज। इसके अलावा भी क्यूटिकल कई जगहों पे। सो अर्थवर्म में क्यूटिकल ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। इसके पास भी लंग्स नहीं है, और क्या नहीं है? गिल्स नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा हम इससे बेहतर और कुछ एनिमल्स के पास जाते हैं, उनमें कैसा होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। ये तो अर्थवर्म की बात हुई। इससे आगे कुछ एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स बेटर वाले, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, और खास तौर पे कुछ हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की। सपोज इंसेक्ट्स की बात करेंगे। इंसेक्ट्स कौन है? आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स भी इनवर्टिब्रेट ही है, लेकिन इनसे थोड़े से बेहतर है दोस्तों, इनसे थोड़े से बेहतर है। तो इनमें क्या मामला बनता है दोस्तों? इनके अंदर जो है देयर इज ट्रैचियल सिस्टम, ट्रैकिया या ट्रैचिया, ट्रैचियल सिस्टम विच रीच टू टिश्यू, रीच टू टिश्यू। डायरेक्ट ट्रैचियल सिस्टम जो है वो टिश्यू तक पहुंचती है। मतलब हमारे पास देखो ये वाला ट्रैकिया है, ये जो दिख रहा है ना, ये सांस की नली, ये ट्रैकिया है, कार्टिलेजिनस हाफ सी शेप्ड रिंग्स है इसके अंदर। तो ये सांस लेने के बाद ये ट्रैकिया, आप इसमें से हवा जो है विंड पाइप से आप छाती तक लाते हैं। छाती के 5वें रिब से 2 ब्रोंकी पड़ते हैं और वो एंट्री करते हैं लंग्स के अंदर। लंग आ गया, लंग का एल्वियोलस इज द लास्ट स्टेशन फॉर योर एयर डायरेक्टली। हवा की ट्रैफिक आपके शरीर में कहां तक जा सकती है? हवा की ट्रैफिक, हवा किस रोड से, और वो रोड कहां तक जा सकता है दोस्तों? ये हवा की ट्रैफिक, जैसे कि वैसी हवा की ट्रैफिक
आपके अंदर जा सकती है सिर्फ एल्वियोलस के पास। एल्वियोलस के आगे हवा की ट्रैफिक रुक जाती है, उसके आगे हवा नहीं जा सकती, उसके आगे उसके गैसेस, उसके कंपोनेंट्स कंपाउंड के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन एल्वियोलस से ब्लड में जाएगा, एचबी के साथ मिक्स होगा, इट विल फॉर्म द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा टिश्यू के पास। वहां CO2 पैदा होता, वो CO2 Hb के साथ कंबाइन होता और वो HbCO2 बोल करके आता लंग के पास। उसके बाद वो ट्रैफिक फिर से शुरू हो जाती, बोले तो CO2 आता एल्वियोलस में और सांस छोड़ते, एक्सपायरेशन करते तो उस प्रोसेस से वो CO2 बाहर चला जाता। माने ट्रैफिक ऑफ एयर इज ओनली अप टू एल्वियोलस। दोस्तों, एयर ट्रैफिक सिर्फ आपकी एल्वियोलस तक है, उसके आगे जो गैसेस O2 एंड CO2 है उनका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता and that also in the compound form. O2 and CO2 रक्तातून जातात, याचा अर्थ बबलच्या स्वरूपात जात नाहीत. That will not transport in the form of bubble. O2 and CO2 अगर जाता है वहां, कहां तक? टिश्यू तक, वो कंपाउंड बोल के जाता है दोस्तों. That will transport in the form of compounds दोस्तों. आप समझ रहे हैं? So in the case of your insects, arthropods, tracheal system is there which reach up to direct tissue. अब ऐसे मान लो कीड़ों में, आर्थ्रोपोड्स में क्या कैसे, आर्थ्रोपोड में जो सांस की नली है वो सांस की नली सीधे टिश्यू तक जा रही है, लंग्स नहीं है। और एक मतलब लंग्स नहीं है, और एक मतलब कि इनका ऑक्सीजन और CO2 जो है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इनका ब्लड वैसे भी सफेद होता है। इसका कारण यही है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, HB नहीं है। हमारा ब्लड लाल है क्योंकि हीमोग्लोबिन है और HB के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन होता एंड दैट बिकम्स इट रेड कलर। HB के साथ O2 कंबाइन होता क्योंकि HB टैक्सी है, वो टैक्सी है, HB टैक्सी है, टैक्सी ऑक्सीजन लेके जाती टिश्यू तक एंड वहां से CO2 लेके आती लंग्स तक। सो ये कार्यक्रम जो है वो होता, इसलिए हमारा ब्लड इज रेड क्योंकि HB हीमोग्लोबिन है। कॉकरोच का ब्लड देखो आप, सफेद दिखता है, क्यों? HB नहीं है, क्यों? रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं है, काय को? क्यों? व्हाई? क्योंकि उनमें ट्रैकिया जो है वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर रहा गैसेस टू द टिश्यू, लंग्स नहीं है। ट्रैकिया शुरू हो गया और ट्रैकिया ही गया, ब्लड की जरूरत नहीं। ट्रैकियल सिस्टम अलग है और सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम अप टू लंग्स, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम मर्ज विद सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम मर्ज विद सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मामला है। सो इट इज इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डायरेक्टली थ्रू ट्रैकियल सिस्टम अप टू द टिश्यू। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो देयर इज द नेक्स्ट थोड़ा सा हायर एनिमल ग्रुप हमें मिलता है, वो है कुछ एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, माने झींगा है, खेकड़ा है, ये भी आर्थ्रोपोड ही है लेकिन पानी के अंदर के, और मछलियाँ फिश में और एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स में, खासतौर पे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड फिश, इनके अंदर देयर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज बाय गिल्स, गिल्स से होता है दोस्तों। फिश में भी गिल्स से होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जैसे कि झींगा है, खेकड़ा है, प्रॉन एंड क्रैब, क्रैब एंड प्रॉन, प्रॉन माने झींगा, क्रैब माने खेकड़ा, इनमें भी गिल्स होते हैं, गिल्स। उसके साथ में देयर इज इन द केस ऑफ योर फिश, फिश आप देखा होगा, मछली है ना, मुंह हमेशा बंद और ओपन करती है इस तरह से, हाँ ऐसी करती है, मच करती है, काय को? इट विल टेक द योर वाटर विथ ऑक्सीजन एंड इट विल गिव द वाटर विथ CO2। इस गिल्स से वो पानी बाहर निकालती विथ CO2, जब पानी अंदर लेती तो विथ ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है डिसॉल्व स्टेट, तो उसके गिल्स में कुछ पर्दे हैं, वो उसमें से ऑक्सीजन खींच करके ब्लड को देंगे और CO2 जो ब्लड ने लाया है उसको गिल्स बाहर निकालेंगे। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। ओके, नेक्स्ट इज योर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस खासतौर पे फ्रॉग,
ओके, एग्जाम्पल ऑफ द एम्फीबियन इज फ्रॉग। इनमें कैसा होता है दोस्तों, फ्रॉग के अंदर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग स्टेजेस अवस्थाओं के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर आप टैडपोल स्टेज ऑफ फ्रॉग देखते हैं, टैडपोल स्टेज माने डिम्बक, टैडपोल अवस्था एकदम शुरू वाली अवस्था, मेंढक की एकदम शुरू वाली अवस्था मछली जैसी होती है और उसको गिल्स भी होते दोस्तों। एंड देयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू गिल्स इन द टैडपोल स्टेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू गिल्स। नेक्स्ट अडल्ट स्टेज में, जैसे फ्रॉग अडल्ट बनता है, अडल्ट स्टेज में जो है गिल्स चले जाते हैं, लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है थ्रू स्किन एंड थ्रू लंग्स और स्किन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंढक के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाले जो औजार है, जो अवयव है, जो ऑर्गन्स है, वो गिल्स भी है, स्किन भी है और लंग्स भी है। लेकिन याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा वो इन स्किन का इस्तेमाल करते हैं टैडपोल अवस्था में तो सिर्फ गिल्स। जब मेंढक बड़ा हो गया और पानी के अंदर है, पानी में डूब के है, तो सिर्फ स्किन। जब वो जमीन पे आता है दोस्तों, तो भी जमीन पे आने के बाद भी 60% स्किन इस्तेमाल करता और सिर्फ 40% लंग इस्तेमाल करता। ऑन लैंड बोल रहा हूं मैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन बोले तो वो फिर भी लंग्स पे 100% जमीन पे आने के बाद भी लंग्स, फेफड़े, फुफ्फुस, लंग्स 100% मेंढक इस्तेमाल नहीं करता। लंग्स भले ही वो जमीन पे आए फिर भी वो स्किन का ही इस्तेमाल करता है। और वो मेंढक कभी भी ड्राई लैंड पे ज्यादा देर तक टिकता नहीं। आप जब भी देखेंगे मेंढक जो है वो गीली जमीन पे रहता है, कीचड़ वाली जमीन पे रहता है, गीलापन में रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग इन द केस ऑफ एम्फीबियंस। और एक लास्ट, हाउ इज द ब्रीदिंग इन बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स में किस तरह से करता हूँ, हाउ इज द ब्रीदिंग इन रेप्टाइल्स। अब इसमें जो है वो जो रेप्टाइल पानी के अंदर के हैं, एक्वेटिक रेप्टाइल, उनमें स्किन और लंग्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक्वेटिक रेप्टाइल्स में ब्रीदिंग के लिए स्किन भी इस्तेमाल होती एंड लंग्स भी इस्तेमाल होते, बोथ। जबकि टेरेस्ट्रियल जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, इनमें सिर्फ लंग्स इस्तेमाल होते हैं, ओनली लंग्स। ओके, जैसे कि मगरमच्छ है, इनमें थोड़ा बहुत स्किन भी इस्तेमाल होती है, जो है ना वो टर्टल्स है, क्रोकोडाइल है, क्रोक है, इसमें कुछ लंग्स के साथ में। अब देखो दोस्तों कि मगरमच्छ जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा पानी के अंदर नहीं रह सकती है, तब तक स्किन उसको मदद करती है। आधे घंटे के बाद उसको पानी की सतह पर, सरफेस पर आना पड़ता है। कभी भी मगरमच्छ को देखो, उसकी जो नॉस्ट्रिल्स है वो सरफेस पे दिखते हैं आपको, और वो वहाँ से सांस लेती है। तो एक्वाटिक रेप्टाइल्स में स्किन एंड लंग्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स के अंदर ओनली, टेरेस्ट्रियल बोले तो जमीन के ऊपर के, एक्वाटिक बोले तो पानी के अंदर के रेप्टाइल्स। एंड द लास्ट नंबर इज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। हाउ इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज इन द केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या मामला बनता है ऑफ द ब्रीदिंग and exchange of gases. Birds and mammals में there is straightway breathing and exchange by lungs. Only by lungs. This is your, you can say, the breathing and exchange in the different animals. The next part we'll see the next video. Thank you very much.